हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम पोल साइंस डिसिप्लिन का यूनिट 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे। देखिए, ये आपका फुल चैप्टर होगा और आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विद आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे देखेंगे। क्वेश्चन आंसर पर जाने से पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत है क्या। तो सुरक्षात्मक और निष्पक्षता असमानता को कम करने की प्रक्रिया है जो समाज में कुछ विशेष पहचानों का परिणाम है। सुरक्षात्मक भेदभाव का मतलब यह है कि कुछ वंचित वर्गों तथा लिंगों में भेदभाव है। इसको दूर करने के लिए सुरक्षात्मक तथा निष्पक्षता के सिद्धांत को बनाया गया है। दुनिया भर में मजबूती के साथ एवं समय के साथ महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक और निष्पक्षता कार्यक्रम भी लागू किया गया था, क्योंकि वह जीवन के सभी क्षेत्रों में अदृश्य देखे गए थे। कि आपको पता है, जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उतना पार्टिसिपेट किसी भी चीज़ में नहीं कर पाते हैं जितना कि पुरुष। इस अध्याय का उद्देश्य भारत में सुरक्षात्मक और निष्पक्षता की अभ्यास को समझना है, परंतु पहले यह समझने की कोशिश की जाएगी कि जाति क्या है और जातिगत असमानता को दूर करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन कौन से कार्यक्रम या प्रावधान बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। पहले हम भारत में जाति व्यवस्था देखेंगे और सरकार ने उसके लिए किया क्या है वो देखेंगे। तो वर्ण जाति और जाति वर्ण हिंदू धर्म का हमने लिया, ये एसओएल की बुक से लिया हुआ है और उसमें हिंदू धर्म के बारे में दिया हुआ था। तो देखिए, वर्ण का शाब्दिक अर्थ प्रकार, क्रम, रंग या वर्ग है और यह लोगों को वर्गों में समूहीकृत करने के लिए एक ढांचा था जिसका पहली बार वैदिक भारतीय समाज में उपयोग किया गया था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय को आप शासक या प्रशासक भी बोल सकते हो, वैश्य, कारीगर, व्यापारी जिसे हम कहते थे किसान कहते थे, शूद्र वो होते थे जो इन तीनों वर्णों का सेवा करा करते थे, जो श्रमिक वर्ग हुआ करते थे। तो वर्ण वर्गीकरण में निहित रूप से 5वां तत्व था और जो इसमें पहले 4 थे लेकिन बाद में जाके 5वां वर्ण भी निकाला गया, जो जिसे हम अछूत बोलते हैं या आदिवासी बोलते हैं या चांडाल बोलते हैं, वो अछूत में आते थे। तो भारत 20 करोड़ से अधिक दलितों का घर है। जाति क्या होती है? आप पहले हम ये देखेंगे जाति होती क्या है। ये तो हमने क्या पढ़ा कि जाति व्यवस्था देखा ना, कि कैसे वर्णों में बांटा गया है हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को। अब जाति होता क्या है, जिसका अर्थ है जन्म का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में बहुत कम मिलता है, जहाँ इसे स्पष्ट रूप से वर्ण से अलग किया गया है। वर्ण 4 है पर जातियाँ हजारों। जातियाँ जटिल सामाजिक समूह जिनमें सार्वभौमिक रूप से लागू परिभाषा या विशेषता का अभाव है और पहले की तुलना में अधिक लचीला और विविध रहा है। क्या मतलब है कि वर्ण जो होता है, वर्ण अलग है और जाति अलग है। वर्ण जो है वो 4 या 5 है हमारे, लेकिन जो जातियां हैं वो बहुत सारी अनेक जातियां हैं और ये जन्म और ग्रंथों में बहुत ही कम हमें उल्लेख मिलता है इस चीज़ का कि कौन किस जाति से था। आगे देखिए, घुरे का 1932 का वर्णन। समाजशास्त्री जे.एस. घुरे ने 1932 में लिखा कि बहुत से लोगों द्वारा बहुत अध्ययन किए जाने के बावजूद घुरे ने पेश किया जो उन्होंने सोचा कि एक परिभाषा है जिसे पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि सामान्य विषय पर क्षेत्रीय विविधताएं थी। जाति के लिए उनकी आदर्श परिभाषा में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल थी: समाज का उन समूहों में विभाजन जिनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है, एक पदानुक्रमित प्रणाली जिसमें आमतौर पर ब्राह्मण पदानुक्रम के शीर्ष पर थे, लेकिन यह पदानुक्रम कुछ मामलों में विवादित था। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में सैकड़ों जातियों में एक बंटवारा था जिसे आमतौर पर सभी द्वारा स्वीकार किया जाता था। कि देखिए क्या बोला है कि मान लीजिए सबसे ऊपर आपका जाति आ जाता है, उसके नीचे वर्ण आ जाता है। तो जो सबसे ऊपर जाति है, जाति आप समझ सकते हो कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो ऐसे आप बोल सकते हो वो जातियाँ हैं। तो बहुत सारी जातियाँ हमारे इंडिया में।
अब एक जाति में भी बहुत सारे वर्ण बटे हुए हैं। जैसे हमने हिंदू जाति के बारे में लिया, तो हिंदू जाति में भी बहुत सारे वर्णों में बटे हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि 4 या 5 वर्णों में बांटा गया है हिंदू धर्म में, और आगे जाके बहुत सारे वर्णों में बांटा गया था। तो यही कहते हैं घुरे कि क्या किया गया है कि एक ही जाति में बहुत सारे वर्णों में बांटा गया है, और किसी न किसी को एक सबसे ऊपर रखा गया है उस वर्ण में। जैसे हिंदू धर्म में सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं क्या चीज़ है कि विवादित मुद्दा बना हुआ है कि ब्राह्मण ही क्यों सबसे ऊपर रहे। आगे देखिए, खान पान और सामाजिक मेल जोल पर प्रतिबंध, खाने पीने के छोटे छोटे नियमों के साथ जो ऊंची नीची जातियाँ से ग्रहण कर सकती थी। इन नियमों में काफ़ी विविधता थी और निचला जाति आमतौर पर उच्च जातियों के लिए भोजन को स्वीकार करती थी। कि मतलब जो भी ऊंचा जाति है नीची जाति को देगा, उसी के टुकड़ों पे वो पलेंगे। मतलब कि जो भी पहले जो ब्राह्मण हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, वो जो भी चीज़ छोड़ते थे शूद्र के लिए, वही वो खाएंगे। जैसे कि उनका जूठा खाना, तो ये सारी चीज़ें बोलते घुरे। आगे देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि खुद ही एक क्या थे, नीची जाति से थे, तो 1936 ने जी एस घुरे की विशेषताओं से सहमति व्यक्त करते हुए इस तथ्य को बताया कि जाति व्यवस्था एकता को खत्म करती है और राष्ट्र निर्माण को रोकती है। नए स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र में घुसपैठ करने के लिए जाति व्यवस्था के खतरे को रोकने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को स्पष्ट रूप से तैयार किया था, जो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है, और इसे फिर से लागू किया गया था। अनुच्छेद 38 में कहा गया कि लोगों का कल्याण धर्म, जाति, वर्ग की परवाह किए बिना किया जाएगा। इसके बावजूद भी समाज में भेदभाव देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि राजनेताओं द्वारा जाति के आधार पर वोट मांगा जाता है तथा हर जगह जाति का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ क्वेश्चन है आ गया हमारा, होगा। संरक्षण मूलक भेदभाव से आप क्या समझते हैं और क्या आप मानते हैं कि संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का हनन करता है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी पूछा जा सकता है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संरक्षण मूलक भेदभाव होता क्या है। कि आपको पता है जो दलित वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो लोग हैं, इनके लिए जो संरक्षण मूलक जो योजना बनाया गया है उसको ही हम बोलते हैं कि संरक्षण मूलक मतलब कि सुरक्षा करना, उनके अधिकारों का सुरक्षा करना, उनको स्पेशल एक अधिकार देना। भेदभाव मतलब क्या चीज़ है कि उनके साथ जो भेदभाव हुआ है वो भेदभाव को रोकना, तो ये चीज़ है इसका मतलब। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। वंचित समूहों के कुछ सदस्यों को सुरक्षात्मक भेदभाव के माध्यम से इष्ट उपचार देने की चेष्टा करता है, क्योंकि ऐसे समूहों ने अतीत में व्यवस्थित भेदभाव का सामना किया है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में एक भयंकर दार्शनिक बहस उत्पन्न की है। इस तरह के पसंदीदा उपचारों में नौकरियों का विशेषाधिकार प्राप्त करना, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश आदि शामिल है, और प्राप्तकर्ता निम्न जातियों, वर्गों आदि के हो सकते हैं। सुरक्षात्मक भेदभाव या तर्कसंगत भेदभाव की इन नीतियों या सकारात्मक कार्रवाई को रिवर्स भेदभाव कहा जाता है, क्योंकि उनका वर्ग, जाति या लिंग अंतर उपचार के माध्यम के मापदंड के रूप में अनेक उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। जबकि समतावादी और सकारात्मक उदारवादी इस तरह के भेदभाव का समर्थन करते हैं ताकि समायोजित और निष्पक्ष समाज प्राप्त किया जा सके। स्वतंत्रतावादी और कानूनी प्रत्यक्षवादी ऐसे भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि यह उनकी राय में स्वतंत्रता और संपत्ति की उत्कृष्टता, योग्यता और मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। अब देखिए, जो सुरक्षात्मक भेदभाव के पक्ष में है वो क्या कहते हैं कि विभिन्न औचित्य है कि सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता या न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन नहीं करता है। सुरक्षात्मक भेदभाव इस तर्क पर आधारित है। फर्स्ट है, अवसर की समानता बहुत ही कमजोर है। यह वास्तव में मौजूद नहीं है जब तक कि इसे और अधिक प्रभावी नहीं बनाया जाता है। यह प्रक्रिया असमान है क्योंकि गरीब और अनपढ़ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े और कमजोर हैं।
कि बोला क्या गया है कि सुरक्षात्मक भेदभाव जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। जो इनके पक्षधर हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। जबकि क्यों बोला इन्होंने ऐसा, क्योंकि अफसर की जो समानता है वो बहुत ही कमज़ोर है। कि बोल तो दिया जाता है कि ये अफसर की समानता है सबको, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ये बिल्कुल ठीक है। यह वास्तव में मौजूद नहीं है जब तक कि इसे और अधिक प्रभावी नहीं बनाया जाता है। वही चीज़ बोला है इसमें भी कि अफसर की समानता जब तक प्रभावी नहीं बनाया जाता है, जब तक वो मौजूद है तब तक उसे प्रभावी बना दिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया असमान है क्योंकि गरीब और अनपढ़ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर हैं। क्योंकि वो बहुत ही गरीब है तो वो अवसर की समानता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के वितरण को बदलने के लिए कुछ किया जाना चाहिए ताकि सभी के लिए उचित हो। सक्रिय भेदभाव अच्छा और सेवाओं के वितरण में इस असंतुलन को ठीक करने के विभिन्न साधनों में से एक है, जैसे कि यह निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा मानना है जो पक्ष में है इसके। आगे देखिए, न्यायालय एवं ओबीसी आरक्षण। अब हम देखेंगे कि ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो क्या है। अदालतों ने यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि क्या जाति को विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए एवं आरक्षण नीतियों के लक्ष्य तय करने में वर्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण कई कारकों पर आधारित था और न केवल वर्ग या आर्थिक स्थिति के संदर्भ में मलाईदार परत की अवधारणा उन पर लागू नहीं की जा सकती थी। इसी तरह अदालतें मानती थी कि अल्पसंख्यक संस्थानों या तकनीकी पदों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। देखिए, बोलना क्या है इसका कि न्यायालय पहले आरक्षण नहीं देना चाहता था, लेकिन बाद में जाकर इनकी कंडीशन देखते हुए उनको देना पड़ा। और न्यायालय ने क्या कहा था कि जो तकनीकी है या अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनमें कभी भी किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में जाके क्या किया गया, दिया जाने लगा आरक्षण। आगे देखिए, महिला एवं आरक्षण, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। विश्व भर में एक उबाल भरा विचार विमर्श रहा है। समान राजनीतिक अधिकारों की मांग प्रवचन के केंद्र में थी, जिसके कारण 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी में नारीवादी आंदोलन का उदय हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के बहिष्कार को सही ठहराने के लिए ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रकार के तर्क विकसित किए गए थे, जो समाज में अपनी प्राकृतिक भूमिका के आधार पर महिलाओं को निजी क्षेत्र में सीमित करने के लिए औचित्य को आकर्षित करती थी। एक सार्वजनिक गतिविधि होने के नाते राजनीति को पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता था, क्योंकि पुरुषों ने सैनिकों और श्रमिकों के रूप में सार्वजनिक गतिविधि क्षेत्र का नियंत्रण अर्जित किया, जबकि महिलाओं की भूमिका माताओं और शिक्षकों के रूप में निजी तक ही सीमित थी। नागरिकता देने की तारीख में लैंगिक असमानता को दूर अंतर्निहित किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि भले ही उन्हें मतदान आदि के मामले में समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन यह उन्हें प्रतिनिधि संस्थानों में अपने लिए जगह बनाने में मदद नहीं कर पाया। यह विधानसभाओं में महिलाओं की तिरछी उपस्थिति को दर्शाता था। इस बात पर बहस है कि राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाए और जो प्रभावी नीतियों में अनुवाद कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप कोटा की मांग की गई। क्या आप समझे इससे कि महिला एवं आरक्षण क्या है कि पहले तो हमने देखा कि ओबीसी एससी एसटी वालों को आरक्षण दिया गया, उसके बाद अब महिलाओं के लिए भी आरक्षण लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की भी भागीदारी नहीं थी और उनको भी कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ था, तो इस वजह से महिलाओं के लिए भी आरक्षण लाया गया। तो माना जाता है कि जो पुरुष है उन्होंने सैन्य शक्ति या बहुत सारी स्किल सीखे हुए थे, जिस वजह से उनको उस फील्ड में जाने की अनुमति थी, लेकिन महिलाओं का काम कहाँ तक सीमित था? माताएं, शिक्षक या हम बोल सकते हैं जो निजी उनका काम था वहीं तक सीमित था। वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो घर तक ही सीमित रहती थी, ऐसा मानना है। और बाद में जाके प्रोटेस्ट करने पर, जब नारीवादियों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, तब जाके कहीं ना कहीं इनको वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव होता रहा, क्योंकि इनको विधानसभा में अनुमति तो दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तिरछी उपस्थिति को दर्शाता है। इस बात पर बहस की राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पे नीतियाँ और अनुवाद अभी तक बने हुए हैं। और बाद में
जाकर कहीं ना कहीं जिसके परिणाम स्वरूप कोटा की मांग की गई थी। देखिए हम इसमें देखेंगे कि खिलाफ कौन कौन थे और पक्ष में कौन कौन था। तो पहले हम देख लेते कि खिलाफ कौन था, आरक्षण के खिलाफ कौन था। भेदभाव की नीति, आरक्षण में लोगों की योग्यता को नहीं देखा जाता है बल्कि SC ST OBC यानी कि जाति को देखकर आरक्षण दिया जाता था तथा जो जाति रूप से पिछड़े हुए हैं उनको ही इसका लाभ मिल पाता है क्योंकि एक भेदभाव नीति है। जबकि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें ही दिया जाना चाहिए, जिससे वह लोग जो आर्थिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनका समाज में स्थिति ठीक हो सके। कि क्या मानना है जो खिलाफ है आरक्षण के, वो कहते हैं कि ये जाति के ऊपर नहीं मिलना चाहिए, ये है जो अगर कोई आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ है तो उसको दो आरक्षण, क्योंकि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है ना कि जो ST SC OBC में आते हैं वो गरीबी हो, वो अच्छा खासा पैसे कमाने वाले भी हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो जनरल लोग हैं वो सारे अमीर हैं, उनको ज़रूरी नहीं है आरक्षण की। तो ऐसा मानना था जो खिलाफ थे इसके। न्यायोचित नहीं है, विचारकों तथा लोगों का मानना है कि भेदभाव हुआ है पिछड़ी जातियों का, लेकिन यह पहले भेदभाव किया गया था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका अभी आरक्षण दिया जाएगा। क्या मतलब है कि मानते हैं हम कि जो दलित लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन वो अभी नहीं हुआ है, वो पहले हुआ था। तो अब पहले के मुताबिक हम अभी क्यों दें कि पहले हुआ था ना भेदभाव, अभी तो नहीं हुआ है। तो वर्तमान में इन पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, तो अभी के समय में इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अभी के समय में यह आर्थिक स्थिति में सक्षम है कि अपना जीवन यापन कर सके। आरक्षण जनरल उम्मीदवार के लिए बहुत हानिकारक है। आरक्षण जनरल उम्मीदवारों के लिए जुनून कम करता है। आरक्षण हमारे देश को दो भाग में विभाजित कर देता है। पहला वह जिसको आरक्षण मिला हुआ है और दूसरा वह जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि इसके पक्ष में कौन कौन थे। संविधान निर्माताओं को एक ऐसे वर्ग जिनका शोषण पिछले 2000 वर्गों से हो रहा था, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी थी जिससे वह वर्ग समाज के बाकी वर्गों के साथ बराबरी पर आ सके। केवल जातिगत ही नहीं, आर्थिक रूप से भी यह वर्ग दबा कुचला था। व्यवस्था ऐसी रही कि जाति की वजह से दलित, यहाँ पे दलित आएगा, ठीक है, दलित लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें अन्य लोगों की ज़मीनों पर मजदूरी करनी पड़ती थी। आदिवासियों के इतिहास पर नज़र डालें तो पाते हैं कि महाभारत काल हो या अंग्रेजी काल, उनके अन्य अधिकारों एवं ज़मीनों को उनसे छीना जाता रहा। संविधान लागू होने के साथ इन वर्गों को आरक्षण दिया गया। आज के समय में आरक्षण जरूरी है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, ना कि जाति विशेष के लिए। कि पक्ष में जो है वो भी यही मानते हैं कि आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए आरक्षण। जरूरी है, शिक्षा के लिए आरक्षण जरूरी है, नौकरी के लिए आरक्षण जरूरी है, देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण के समर्थकों का मानना है कि यह पिछड़ी जाति को बढ़ने में मदद करता है तथा यह निम्न जातियों को प्रोत्साहन देता है, इसलिए आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे वर्गों का भी समाज में योगदान रहे और पिछड़ी जातियों का विकास हो सके। समर्थकों का मानना है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति देखते हुए आरक्षण देना चाहिए सरकार को, ताकि जिसको आरक्षण की जरूरत हो वही आरक्षण ले सके। आरक्षण को किसी जाति में नहीं बांटा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक तौर पर आर्थिक पिछड़े हुए लोगों को ही आरक्षण मिलनी चाहिए। आरक्षण किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को समाज में न्याय दिलाना है जो औरों के मुकाबले सक्षम नहीं है। आपका जो क्वेश्चन सेकंड है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। आप यूनिट 2 का पार्ट 3 में देख सकते हैं, जो मैंने न्याय के बारे में करवाया था। यूनिट 2 के पार्ट 3 में न्याय के बारे में मैंने पूरा करवाया हुआ है, और उसमें मैंने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में भी करवाया था, और उसकी आलोचना कैसे कैसे की गई थी विचारकों के द्वारा, ये भी करवाया था। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा ये वाला। ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं करवाऊँगी, आपको मैं लिंक दे दूँगी उस वीडियो की, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, नारीवाद में सेक्स जेंडर विमर्श की विवेचना कीजिए। नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति में व्यक्तिगत है से क्या अभिप्राय है। ये बहुत टाइप से आपसे घुमाकर पूछ सकते, तो आप कंफ्यूज मत होना। नारीवाद नारी संबंधी उस विचारधारा को कहेंगे जो समाज में उसकी असमानता, अधीनता, पिछड़ेपन व हाशिए की स्थिति बढ़ना सिर्फ प्रश्न उठाता है बल्कि उसको परिवर्तित करने की कोशिश भी करता है। कि अभी हमने पीछे देखा था कि जो नारीवाद था, वो नारीवाद ने क्या किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट करके हमें वोट का अधिकार दिलवाया था। तो यही कहना है कि जो नारीवाद है वो सिर्फ वादा ही नहीं करता, उसको पूरा भी करता है। यह ऐसा सिद्धांत है जो सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता की पैरवी करता है। उसका उद्देश्य यही है कि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के दमनकारी पुरुष प्रभुत्व को समाप्त किया जाए और महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दिया जाए। सेक्स और जेंडर में समाज विभाजन। अब सेक्स और जेंडर में जो हमारा समाज विभाजन हो गया वो किस तरह से हुआ है। नारीवादी विमर्श को समझने के लिए सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि सेक्स और जेंडर एक ही नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग है तरीके से जो सामाजिक विभाजन लाते हैं। एक तरफ सेक्स को जहां जैविक अर्थ में समझ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेंडर को सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ में समझा जा सकता है। यही तरीके से यह निर्धारण करने के लिए कौन पुरुष, कौन स्त्री या कौन अन्य है, जिसमें एक तरीका तो प्राकृतिक रूप से है जबकि दूसरा मानव निर्मित है। कि जो पुरुष है, एक तो प्राकृतिक तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, और दूसरा तरीका है जो सामाजिक, आर्थिक तौर पे हम देख सकते हैं। जो समाज ने बना दिया है कि जो अगर पुरुष है तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, अगर महिला है तो बहुत कमज़ोर होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे देखिए, हमारा पुरुष प्रधान व्यवस्था हर संभव तरीके से अपनी स्थिति को उच्चतम या नियंत्रण करने वाली रखने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए करता है। यानी सेक्स के आधार पर ही समाज में जेंडर भूमिका तय की जाती है। इसके द्वारा ही पुरुष बोला जाने वाला प्राणी अपनी इस चालाकी से दुनिया का मालिक बना हुआ है और औरत उसकी नौकर। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिकता सत्ता होती है, यानी उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति का नियंत्रण की भूमिका, ये सारे ही पुरुषों को मिला होता है। परिवार के क्षेत्र में पिता या अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। इस व्यवस्था में स्त्री तथा पुरुष को समाज द्वारा दिए गए कार्यों के अनुसार चलना पड़ता है। धर्म, समाज व रूढ़िवादी परंपराएं पितृसत्ता को अधिक ताकतवर बनाती है। सदियों से महिलाएं पितृसत्ता के कारण उत्पीड़न हो रही है, मतलब कि उन पर अत्याचार हो रहा है। पिता ही घर के ठेकेदार होते हैं, पिता से ही घर होता है। अनेक नारीवादी विद्वान पितृसत्ता को लैंगिक असमानता, शोषण, अवमानना व हिंसा के रूप में अभिव्यक्त किया है। वह इसे स्त्री पर हो रहे शोषण और अत्याचारों को उत्पन्न करने की जड़ के रूप में देखते हैं। यदि परिवार का ही उदाहरण ले तो परिवार को एक उदारवादी संस्था माना जाता है और यह सभी सदस्यों के हित को लेकर काम करती है, परंतु उनके अनुसार यह एक अलोकतांत्रिक संस्था होती है जहां पर सिर्फ पुरुष का चलता है। परिवार में पारिवारिक और व्यक्तिक निर्णय को लेने के लिए या तो स्त्रियों के मत को अनुपयुक्त माना जाता है, यहाँ पे स्त्री आएगा, या उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। वह परिवार का सदस्य होते हुए भी पुरुषों के अधीन रहने वाली वस्तु के अधिक कुछ और नहीं होती हैं। शताब्दियों से चली आ रही इस व्यवस्था को अधिक धार्मिक परंपराओं, रिवाजों और मान्यताओं की वैधता प्राप्त है। कि आपको पता है कि कोई भी अगर बड़ा निर्णय लिया जाता है तो उसमें महिलाओं को नहीं मिलाया जाता है, माना जाता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती है, तो उस अधिकार से उन्हें वंचित रखा जाता है। और आप जानते हैं कि जो धार्मिक परंपरा है उसमें भी माना गया है कि जो पुरुष है वो महिला से ऊपर है। विधवा स्त्री को पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं है, उन्हें अनेक प्रकार के निषेधों का पालन आजीवन करना पड़ता है, परंतु पुरुषों के लिए इस परिस्थिति में अलग ही प्रावधान है। वह कुछ ही समय के निषेधों का पालन करते हुए उसके पश्चात उससे मुक्त हो जाते हैं। पितृसत्ता में वरिष्ठ पुरुष अनिवार्य रूप से परिवार की सभी आर्थिक व संपत्ति संसाधनों पर नियंत्रण रखता है। मतलब कि मान लीजिए आपके दादाजी है, तो आपके दादाजी और दादी दोनों हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग है इसलिए उन्हीं का सिर्फ चलेगा, और उन्हीं के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उन्हीं के नाम पे होगी, आपकी दादी के नाम पे नहीं। तो ये मानना है। तो
साथ ही साथ वह परिवार के अन्य सभी स्त्रियों व पुरुषों पर भी हावी रहता है। समाज के अनेक संस्थानों में पितृसत्ता के अस्तित्व को देखा जा सकता है। यथा परिवार, चिकित्सा, मीडिया, धार्मिक क्रियाओं व संरचनाओं में महिलाओं के अधिकारों के हनन में सरकार व विभिन्न रूपों में नियंत्रण आदि। यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है जो मनुष्य की मानसिकता और अंतर्दृष्टि को संकुचित करती है और उन्हें जटिलताओं व विरोधाभासों को उपेक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे देखिए नारीवाद के विभिन्न प्रकार। अब नारीवादियों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है नारीवादी, उदारवादी, नारीवादी। नारीवादियों की श्रृंखला में उन शुरुआती नारीवादियों को रखा गया है जिन्होंने शुरुआती दौर में महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता की बात की थी। J.S. मिल इन सभी ने अपनी रचनाओं के द्वारा महिलाओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष अवसर की मांग की, समान राजनीतिक अधिकारों की मांग और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अंतर को उजागर किया। सेकेंड देखिए मार्क्सवादी, समाजवादी, नारीवादी। अब जो मार्क्सवादी जो नारीवादी थे उनका क्या मानना है? इनके द्वारा माना जाता है कि महिलाओं के दमन के लिए वर्ग सिद्धांत की प्रमुख स्रोत है और महिलाओं के दमन का कारण आर्थिक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि महिलाओं को उनके घर में काम करने के लिए कोई आय नहीं मिलती है, उनकी स्थिति बंधुआ की तरह है। पुरुष महिलाओं के कारण ही घर के बाहर काम करने जा सकते हैं, इसलिए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन महिला आर्थिक रूप से पूरी तरह पुरुष पर डिपेंड रहती है। इसलिए घर में भी महिलाएं आर्थिक कारणों में पुरुषों के अधीन ही रहती हैं। जहां महिलाओं को पैसे कमाने वाले कार्यों में रखा जाता है वहां भी उन्हें पुरुषों के समान कार्यों के लिए वेतन कम दिया जाता है। थर्ड है रेडिकल नारीवादी या आप बोल सकते हो इसको उग्रवादी नारीवादी। तो उग्रवादी नारीवादी का क्या मानना है कि नारीवादी का यह सर्वाधिक आक्रोशवादपूर्ण एवं उग्रवादी रूप है। उग्रवादी नारीवाद ने यह प्रतिपादित किया है कि नारियों की दयनीय स्थिति का मूल कारण पुरुष की प्रभुता वाला समाज है। यह पुरुष समाज अपने को विवाह और परिवार संस्था के माध्यम से संपोषित करता रहा है। इस प्रकार पैतृक समाज की जड़ें समाज के आर्थिक कारकों में नहीं वरन जीवन विज्ञान में है। महिला की प्रजनन क्षमता इसका आधार है। ऐसा मानना है उग्रवादी नारीवादी का कि जो पुरुष हैं वो जो मतलब अपने प्रधान पर है कि कोई भी चीज़ का निर्णय वही लेंगे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है और वो इसका पूरी तरह बहिष्कार करते हैं। विवाह के आधार पर बच्चों के जन्म और परिवार में बच्चों के पालन पोषण के स्थान पर उग्रवादी नारीवादी स्वतंत्र सेक्स और बच्चों की सामूहिक देखभाल की वकालत करता है। यह मार्ग ही मार्तिक सत्ता को जन्म देती है। उत्तर आधुनिकता। अब उत्तर आधुनिकता क्या था? यह मानकर चलता है कि कुछ भी सार्वभौमिक नहीं है क्योंकि समय तथा परिस्थितियों के साथ सभी विचार और धारणाएं बदलती हैं। इसका तात्पर्य है कि एक शब्द का अर्थ सभी समय और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वही उत्तर आधुनिक नारीवाद की मान्यता है कि दुनिया की सभी महिलाओं को एक वर्ग के रूप में शामिल करना ठीक नहीं है क्योंकि दुनिया के विभिन्न भागों के महिलाओं की समस्या एक समान नहीं होती। जैसे अमेरिकन महिलाओं और अफ्रीकन महिलाओं का समस्याएं अलग अलग होती हैं। अतः सभी महिलाओं को एक वर्ग के अंतर्गत रखकर उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती है। तो उत्तर आधुनिकता नारीवादी का ये मानना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसरशिप को किस आधार पर न्यायिक माना जा सकता है तथा इसकी सीमाएं क्या है, विवेचना कीजिए। यही क्वेश्चन आपसे सेंसरशिप के पक्ष और विरोध में दिए गए तर्कों की व्याख्या करें, इस टाइप से भी पूछ सकते। तो आप कैसे आंसर देंगे इसका? देखिए, भारत ने शासन के लोकतांत्रिक ढांचे में सरकार को संसद की शक्ति का अधिक सामान्य रूप से प्रयोग करने की कोई बड़ी गुंजाइश नहीं दी। जीवंत भारतीय नागरिक समाज और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार की शक्ति पर एक आवश्यक जांच करती है और अगर अधिकारों और स्वतंत्रता के दायरे को सीमित करने के लिए कार्यकारी शक्ति का विस्तार किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार और मौलिक शक्ति। इसके विपरीत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने नागरिकों पर सख्त निगरानी और सेंसरशिप का प्रयोग करने की पूर्ण शक्ति देता है।
यह चीनी प्रणाली में इतना नियमित और स्थापित है कि कई विद्वान चीनी राज्य मॉडल को संस्कृत राज्य निगरानी राज्य के रूप में संदर्भित करते हैं। सामान्य शब्द में कहे तो अक्सर चीनी राजनीतिक व्यवस्था को संदर्भित करने के लिए सार्वजनिक प्रवचन प्रयोग किए जाते हैं। आइए अब हम ये पढ़ लेते हैं कि सेंसरशिप होता क्या है। प्रकाशन या पत्राचार या नाटकीय प्रदर्शन के कुछ हिस्सों को हटा देने की प्रक्रिया सेंसरशिप है। सेंसर करने के लिए किसी भी नाटकीय प्रदर्शन, प्रकाशन या पत्राचार की समीक्षा करना होता है। सेंसरशिप में प्रेषक या प्रेषकों द्वारा किसी नाटकीय प्रदर्शन, प्रकाशन या पत्राचार अस्वीकार्य शब्दों या ग्राफिक छवियों जैसी चीज़ों को रखने या हटाने की प्रक्रिया में विचार या अभिमत दिए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार की मीडिया में होता है, जिसमें भाषण, किताबें, संगीत, फिल्म और अन्य कला, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न और विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अश्लीलता, बाल अश्लीलता और नफरत और बदनामी को रोकने के लिए राजनीतिक या धार्मिक विचारों को बढ़ावा देने या प्रतिबंधित करने और नफरत करने वाला भाषण को हटा देने की प्रक्रिया सेंसरशिप है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेंसरशिप है क्या। सेंसरशिप किसी भी चीज़ को हटा देना है कि मान लीजिए वो समाज के लिए नुकसानदायक है तो उस चीज़ को हटा देना। जैसे कि शराबबंदी, या आप बोल सकते हो कि अभी पठान फिल्म आया था तो उस कितना बवाल हुआ था, तो उसमें से बहुत सारी छवियाँ या बहुत सारी जो अश्लील चीज़ें थी वो हटा दी गई थी। तो वही चीज़ है सेंसरशिप की, किसी भी चीज़ को हटा देना सेंसरशिप कहलाता है। और ये हर फील्ड में होता है, सेंसरशिप कर सकते हैं अगर वो समाज के लिए नुकसानदायक है। भाषण, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन सेंसरशिप है, जिसे सरकार, मीडिया आउटलेट्स, प्राधिकारियों या अन्य समूह या संस्थानों के निर्धारण के अनुसार आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील, राजनीतिक रूप से गलत या असुविधाजनक माना जा सकता है। क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मीडिया ने कुछ गलत छाप दिया है और वो सही नहीं है, तो बिल्कुल ये हक है सेंसरशिप के तहत कि उस चीज़ का विरोध किया जा सकता है। जैसे कि फिल्म के बारे में आप बोल सकते हो या किसी किताब के बारे में कि किसी भी इंसान को गलत उसमें दिखाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल अधिकार में आता है कि सेंसरशिप के तहत वो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत और सेंसरशिप। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की सेंसरशिप या निगरानी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान किसी भी प्रकार की कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ अधिकारों और सुरक्षा की व्यापक अनुमति देता है, जो कानून और प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद के युग में लोकतंत्र के विकास में राज्य द्वारा कुछ कदम और कार्रवाई देखी गई है, जो अक्सर भारत में संसद की श्रेणी में आती है। भारत की गहरी लोकतांत्रिक नियम के बावजूद ऐसे उदाहरण हैं जब सरकार ने नागरिकों के लिए स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है। 1970 के दशक में आपातकाल ऐसा ही एक उदाहरण है, जब हम भारत में राज्य द्वारा संसद, यहाँ पे सेंसरशिप आएगा, सेंसरशिप और निगरानी के चरम रूप का उपयोग करते हुए देखते हैं। यह वह समय था जब जनता के विरोध और सामाजिक उथल पुथल के डर से उस समय की सरकार ने नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को दबाने की कोशिश की थी। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। सार्वजनिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को सीमित करने के लिए जो कार्यकारी हितों और उसके अधिकार में कुछ व्यवधान पैदा कर सकता है। दुनिया भर के कई राज्य अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए सेंसरशिप कानूनों और नियमों के लगातार उपयोग का पालन करने के लिए बाध्य है। उदाहरण के लिए, सरकार प्रणाली में भारत की तरह यह सेंसरशिप के खिलाफ एक निश्चित व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। चीन की तुलना में भारत विश्व स्तर पर अधिकारों की सुरक्षा के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। क्या मतलब है कि हमें सेंसरशिप की ज़रूरत है, परंतु कहीं कहीं ज़रूरत है, सब जगह नहीं। चीन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पे हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर सेंसरशिप अपनाया जाएगा तो क्या होगा कि स्वतंत्रता कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं और बहुत लोग इसके पक्ष में भी हैं। अब सेंसरशिप की आलोचना देख लेते हैं।
अनुचित और प्रगति में बाधक होने के लिए पूरे इतिहास में सेंसरशिप की आलोचना की गई है। एक व्यक्ति के रूप में हम सभी को अपनी इच्छा के अनुसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन समाज के एक सदस्य के रूप में हम सभी एक ऐसी स्वतंत्रता पर संयम रखना चाहते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को बाधित करती है। सेंसरशिप पर बहुत सारे विचारकों का पक्ष तथा विपक्ष रहा है। सेंसरशिप पर बहस चलती रहती है। सेंसरशिप के बारे में आलोचक कहते हैं कि सेंसरशिप लोगों की आज़ादी के साथ साथ लोगों की खुशी भी छीन लेता है। यहाँ पे छीन लेता है आएगा, ठीक है। सेंसरशिप का फ़ायदा उठाकर सरकार किसी भी मुद्दे पर बेवजह बवाल उठा देता है या सवाल उठा देता है। सेंसरशिप का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों में बहस बना रहता है। कि देखिए, जो पक्ष में वो क्या कहते हैं कि सेंसरशिप अच्छी बात है, लेकिन जो उसके विपक्ष में वो इस चीज़ का आलोचना करते हैं। कि पक्ष वाले कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, अगर सेंसरशिप नहीं होगा तो समाज की जो बुराइयां है उसको रोकेगा कौन, है ना। कि अगर मान लीजिए अश्लील फिल्में बनाई जा रही है या किसी किताब में किसी के बारे में बुरा लिखा जा रहा है तो उस चीज़ को रोकेगा कौन। इसलिए जो पक्षधर है वो उसको सही मानते हैं, लेकिन आलोचक मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। सेंसरशिप अगर होगा तो इससे लोगों की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। जैसे मान लीजिए कि शराबबंदी था, तो शराब बंद कर दिया गया है बहुत जगह, तो वहाँ पे क्या होता है कि जिनको शराब पीने की लत है तो उनकी तो खुशी छीन ली गई ना। तो यही मानना है आलोचकों का। इस वीडियो में आपका ये यूनिट 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा विद आंसर। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।